खास मुलाकात विद आरकेएम में आपका स्वागत है। मानसून आने के बाद से देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ में तब्दील हो गया है। असम में 30 जिलों के 50 लाख लोग प्रभावित हैं और अब तक 50 से भी ज्यादा जाने जा चुकी है। बात बिहार की करते हैं, जहां कोरोना के साथ साथ बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। यहाँ के 10 जिले मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं और ये जिले हैं सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी गोपालगंज पहुंचने के बाद गंडक नदी बेकाबू हो गई है। गोपालगंज के बरौली के गांव देवापुर में सेलुइस गेट के पास पानी के दबाव के कारण सारण तटबंध टूट गया है और पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 की तरफ तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा, घाघरा आदि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से राज्य के लगभग 68 प्रखंडों के 435 पंचायतें एवं लगभग 70,000 आबादी प्रभावित है। सिवान जिले में भी भारी वर्षा के कारण स्थिति बाढ़ सी हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह से जानते हैं सिवान का ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं, सिवान जिले का दरौंदा प्रखंड है। दरौंदा प्रखंड के हम दरौंदा मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर बाई रोड जब आएंगे तो एक पंचायत आता है, पांडेपुर पंचायत। पांडेपुर पंचायत में हम खड़े हैं और पांडेपुर पंचायत में लगभग हम अनुमान करते हैं कि अभी यहाँ जो बारिश का कहर जो है वो कहर तो जारी है, लेकिन मुख्य कहर जो हुआ वो प्रशासन के द्वारा सरकारी तंत्र से बना यह पुल जो है वो ज़्यादा ही प्रभावित किया है बारिश के पानी से। हुआ ये है कि पांडेपुर पंचायत जो अभी ये माझी बरौली पथ जो है, माझी बरौली पथ से पूरब दिशा के तरफ पांडेपुर पंचायत है और इस जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से उत्तर दिशा के तरफ से यानी मणसरा पंचायत की तरफ से जो पानी आता है वो सीधे एक पुल बनने के कारण पांडेपुर पंचायत के, हम आपको दिखाएंगे इधर सीधे की तस्वीर, जो करीब 100 एकड़ से ज़्यादा के धान के फसल को बर्बाद कर दिया है। अब है कि बारिश का पानी यदि मणसरा पंचायत के तरफ से आया तो फिर पांडेपुर पंचायत का पानी चंचौरा से होकर जलालपुर होते हुए यह झोर में मिल जाना चाहिए और झोर का पानी नदी में चला जाता है। जो मणसरा पंचायत की तरफ से आने वाला जो पानी था वो यदि चंचौरा होकर निकासी कर दिया गया होता प्रशासन के द्वारा तो ये विभीषिका, यह जो 100 एकड़ से ज़्यादा की धान के फसल बर्बाद हो जाते हैं, यूँ कहें कि बारिश होता है तो कभी रबी के फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि बाढ़ का कहर यहाँ नहीं है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का कहर जरूर है कि पांडेपुर पंचायत कर 500 लोगों के फसल को बर्बाद कर दिया है। लोग आने वाले समय में भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जब प्रखंड अंचल पदाधिकारी से हमने बात किया तो प्रखंड अंचल पदाधिकारी को मैं आपको सीधे आवेदन दिखाऊंगा कि पांडेपुर पंचायत के करीब 54 लोगों ने दस्तखत करके इनको 15/7 को दिया है आवेदन और इस आवेदन पर आज तक सूद लेने के लिए अंचल पदाधिकारी नहीं आए। इस संदर्भ में मैं जब उनसे संपर्क किया तो वो बोले कि मैं आज या कल आकर के इस समस्या का निदान कर सकता हूँ। अभी ये जो जगह दिखाएंगे आपको, ये बारिश का पानी तो हल्का फुल्का था ही, बरसात बहुत काफ़ी हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ ये महाराजगंज प्रखंड, सिवान जिले का महाराजगंज अनुमंडल का ये महाराजगंज प्रखंड है। महाराजगंज प्रखंड क्षेत्र में हम अभी खड़े हैं। हम अभी जहाँ खड़े हैं वो महाराजगंज मसरक नई रेल परियोजना जो कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ, हम वहीं खड़े हैं और देख रहे हैं कि इस रेल पटरी के दोनों तरफ यहाँ पे बाढ़ का पानी महाराजगंज प्रखंड में पहुँच चुका है और हम कहें यहाँ पर कई हजार एकड़ फसल को अपने आगोश में ले लिया है। किसान यहाँ निश्चित भूखमरी के शिकार होंगे। ये बाढ़ का पानी है, ये गंडक नदी का पानी है और स्थानीय लोगों की माने, कुछ सामाजिक लोगों की माने तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नारायणी नदी का पानी जो नेपाल से नारायणी नदी आती है वो आकर के गंडक नदी में मिलती है और गंडक नदी का अभी तटबंध जो 2 दिन पहले टूटा और उस गंडक नदी का पानी महाराजगंज प्रखंड में पहुंच चुका है।
हजारों परिवार भूखमरी के कगार पर हैं। फसल 100% बर्बाद हो चुकी है। हम अब यहाँ के स्थानीय जो लोग इस बाढ़ के पानी से एकदम डूब चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहुँचे हुए हैं और पटेढ़ा पंचायत के मुखिया हमारे उमेश कुमार शाही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस दलित बस्ती में। वहीं एक उभरते हुए नव नेता हम लोगों के पास हैं, गोल्डन शाही जी हैं। हम लोगों के साथ एक और हैं सत्येंद्र कुमार ठाकुर जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं। उमेश शाही जी के पंचायत में हम मौजूद हैं। यहाँ पूरा वर्षा का पानी ने अपने आगोश में तो यहाँ के फसल को ले ही लिया था, साथ साथ जो बाढ़ का पानी जो यहाँ आया, बाढ़ के पानी ने पूरे पंचायत को चारों तरफ से घेर लिया है। फसल 100% खत्म हो गई है। लोगों को भूखमरी के में न जाएं, इसको लेकर के उमेश शाही हमेशा तत्पर हैं। गोल्डन शाही, सत्येंद्र कुमार ठाकुर, बेजाते जितने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की इच्छा यही है कि प्रशासनिक मदद मिले, लेकिन अभी तक प्रशासन के लोग यहाँ तक नहीं आए हैं। इसको लेकर के काफी लोगों में दुख है, दुख के साथ रोष भी है कुछ लोगों में कि प्रशासन को आना चाहिए था। बारिश का कहर पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश के कहर से जनता तो परेशान ही थी और इसी दरमियान बाढ़ का पानी भी महाराजगंज प्रखंड में, आपके प्रखंड में प्रवेश कर गया है। क्या स्थिति है अभी? पूरा पंचायत मेरा जो है पानी से दस चुका है और सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ दलित बस्ती, एक नेटुआ बीर बस्ती है, एक कोटवा पर बिन टोली है। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जनता को है। खेत तो सभी दह गए हैं, लेकिन जनता को यहाँ पर समय से भोजन, पानी, रात में रहने में दिक्कत, ये सब समस्या तो टोला के लोगों को हुई है। क्या सरकारी मदद कुछ? सीओ साहब को हम 8 रोज से फोन कर रहे हैं। कल समय दिए, परसों समय दिए, आज समय दिए, लेकिन आज तक अभी सीओ साहब नहीं आए। तो हम अपना ट्रैक्टर लेकर के, रास्ता नहीं था, आए और नाव लेकर के हरिजन बस्ती में पहुंचे हुए हैं इन लोग का हाल चाल जानने के लिए। आने जाने में असुविधा होता था, इसलिए अपने निजी पैसा से एक नाव दिया है इन लोग को। नाव बन रहा है, शाम तक आ जाएगा ताकि लोग अपना बड़ बाजार कहीं आ जा सके। कुदरत के कहर पर बारिश तो हुई, कुदरत के कहर के तहत बारिश हुई। बारिश में किसानों के स्थिति क्या हो गई आपके प्रखंड में? वैसे में बाढ़ का पानी महाराजगंज प्रखंड में घुसा, जिसके चलते मैंने आपको देखा कि आप एक नाव के सहारे इस बस्ती में आए हुए हैं। क्या कुछ समस्या आपके नज़रिए से है? क्या कुछ मदद कहाँ कहाँ से इन बस्ती वालों को मिलेगा, बताया जाए। देखिए, अभी बिहार बहुत ही मतलब कि विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। इसी में कोरोना का महामारी तो चल ही रहा है, साथ ही साथ कुछ दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई और अभी बांध भी टूटा है, जिसके तहत अभी इधर बाढ़ का पानी भी घुस गया है। तो इधर ये जहाँ हम लोग अभी खड़ा हैं, एक दलित बस्ती है, इधर के लोगों को आना जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को खाने पीने का भी दिक्कत हो चुका है। लकड़ी उकड़ी पर ये लोग खाना बनाता है, लोग लकड़ी उकड़ी सब पानी उनी में भीग गया है, जिसके चलते ही लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे स्थानीय ना सांसद जी, ना स्थानीय विधायक जी, किसी का कोई ध्यान नहीं है। कभी उन लोग आके यहाँ पर देखे नहीं कि क्या किस परिस्थिति में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारी अभी यहाँ के वर्तमान मतलब कि प्रशासन से, शासन से ये मांग है कि कृपया करके यहाँ पर 2-3 नाव का व्यवस्था किया जाए और इन लोगों का भोजन वोजन का व्यवस्था किया जाए। क्या इन लोग के साथ प्रॉब्लम है, इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहता। बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में मछली पालन उद्योग को खासा नुकसान पहुंचा है। मछलियों के बह जाने के कारण लगभग 4000 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। वहीं सरकार ने प्रभावित मछुआरे को मदद का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6-6 हजार रुपया सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी कम होने के बाद कृषि विभाग अन्य नुकसान का भी सर्वेक्षण कर उसकी भरपाई करेगी। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। आपदा प्रबंधक विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 192 कम्युनिटी सेंटर यानी सामुदायिक रसोई चलाया जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें
बाढ़ प्रभावित लोगों के मदद के लिए लगाए गए हैं। सबसे अधिक दरभंगा में 122 और पूर्वी चंपारण में 27 सामुदायिक किचन लगाए जा रहे हैं। और एक समाज सेवी ने हमें छपरा से अपना वीडियो भेजा है बाढ़ के हालात को बताते हुए, आइए उसे देखते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है, अभी हम तरैया ब्लॉक के रसीदपुर आसपास के एरिया में हैं। ये लोग अभी अपना टेंट लगा करके यहाँ पे रह रहे हैं। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि अगर केरल 3 दिन के लिए डूब जाता है, मुंबई अगर 5 दिन के लिए डूब जाता है, तो जितने अमीरजादे हैं उनकी फीलिंग्स बाहर आने लगती है। लेकिन पिछले 70 साल से बिहार डूब रहा है, और जबकि गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ये एरिया नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी इसी बांध से होके जाता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर काम नहीं चल रहा। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले हम एक न्यूज में सुन रहे थे कि 1755 या 1760 में जो बांध की मरम्मत कराई गई थी, उसके बाद इस बांध की अभी तक की ठीक से मरम्मत नहीं कराई गई है। जबकि लाखों की आबादी तीन जिला को प्रभावित करते हैं, मुजफ्फरपुर जिला, छपरा जिला, गोपालगंज जिला, और इसके अलावा बहुत सारे जिला हैं जहां से हो करके ये बांध आता है और फिर ये गोपालगंज के रास्ते में फिर आगे निकल जाता है। लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक, जब बाढ़ आता है ना, तब गवर्नमेंट को चिवड़ा, मीठा, तिरपाल का चिंता होता है। जबकि हर साल पिछले 70 साल में हर 6 महीना और साल भर के बाद ये बाढ़ आ जाता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसके ऊपर आप लोग बाढ़ आने के बाद चिंता जाहिर नहीं करें। जब ये स्थिति आपके काबू में रहे तब अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो शायद सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको अपने घरों को छोड़ करके ऐसे टेंट गिरा के रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर साल बरसात के मौसम में देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है। हर साल सरकारें लीपापोती कर बाढ़ को महज एक प्राकृतिक आपदा बता देती है और इससे निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं होती। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या सच में बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा है या मानवीय भूल है, या फिर सरकार और प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे अधिकारियों के लिए एक सोने की मुर्गी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार ताबिश रजा जी। ताबिश रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाढ़ के लिए सरकार और प्रशासन कितना दोषी है। मेरा मतलब है, आज़ादी के 73 वर्षों के बाद हमारे देश ने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं। इन उपग्रहों की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं का आने से पहले ही पता चल जाता है। इन सब के बावजूद भी बाढ़ से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती है। बाढ़ एक मानवीय भूल भी है। इससे आप कितना सहमत हैं और कैसे देखते हैं? क्या हम कभी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदले में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें बदला ले रहा है? बिल्कुल रविंदर, आपने जो बातें कही हैं उसमें कई सारे सवाल हैं। मानवीय पहलू तो है ही है, क्योंकि हम सब उसके दोषी हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा का जो शब्द का इस्तेमाल सरकार करती है, उसके पीछे एक गेम प्लान होता है। इस गेम प्लान को ज़रा समझने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आपने अपने सवालों में एक जिक्र किया, सोने की मुर्गी, गेम और सोने की मुर्गी के बीच एक प्राकृतिक आपदा शब्द को जोड़ा जाता है। दरअसल बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, या मानसून कोई नया नहीं आ रहा। दरअसल सरकार चाहती है कि स्थितियां ऐसी बने जिसके लिए मुझे खुद फंडिंग करना पड़े, संवेदनाएं प्राप्त करने के लिए और लोगों की हमदर्दी के नाम पर लूट खसोट करने के लिए। क्योंकि इनके पास एक बड़ा बजट होता है बाढ़ के नाम पर, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो। दरअसल प्रशासनिक और सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, इसलिए कि हर साल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उससे पहले ना तो कोई सबक लिया जाता है, ना उसको रोकने या उससे बचने के लिए लोगों को व्यवस्था दी जाती है। और बरसात का पानी या मानसून का पानी हमारे देश में जो वाटर लेवल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ता है, लेकिन दूसरे देशों से जो आया पानी वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज्योग्राफिकल तौर पर थोड़ा सा आप अगर इसको समझें तो चाइना में एक रिवर बहती है, इसका नाम येलो रिवर है। जब उसका पानी ओवरफ्लो होता है तो वो नेपाल में आता है, और जब नेपाल में आता है तो वो पानी बिहार में आता है, और ये स्थिति बनती है। और ये एक पूरा फार्मूला है जिसको आप कहिए कि तय है कि वहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी यहाँ, और बाढ़ आना है। और बाढ़ आना तो इससे पहले एक बजट बना कर रखो, बजट में बड़े अमाउंट को खड़ा रखो और फिर उसे बंदर बांट करो। सरकार बैठे मंत्री नेता खाते हैं, ब्यूरोक्रेट से बैठे बड़े बड़े अधिकारी खाते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लूट मचाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये आम लोगों का पैसा
आम लोगों के नाम पर, आम लोगों के दर्द को बांटने के लिए लूटा जाता है और ये एक फार्मूला तय हो चुका है प्रत्येक साल। तौर पर उसके जिम्मेदार तो हम हैं ही, हम तमाम लोग हैं, लेकिन घुमा फिरा के फिर वहीं जब आएंगे तो ये जिम्मेदारी हमारी जितनी तय होती है उससे ज़्यादा कहीं सरकार की हो जाती है, क्योंकि सरकार हमें रोक पाने में नाकाम है। बड़ी बड़ी इमारतें या कहें पेड़ों की कटाई या अवैध खनन, ये सब एक कारण है। आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कोई नई रिपोर्ट आती है प्रत्येक वर्ष। उससे पहले एनजीटी, पर्यावरण विभाग और जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की जाती है और बताया जाता है कि इस बार मानसून इतना आएगा, स्थिति ऐसी बनेगी, हालात ऐसे बनेंगे। इस रिपोर्ट को दरअसल तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि अगर इसको हम गंभीरता से लें तो इसके पीछे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने से पहले हमें उन तमाम नॉर्म्स को तय कर देना होगा कि आप यहाँ ऐसे ना कटाई करें, वैसे मकान ना बनाएं, उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर हम रोक देंगे तो बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी, बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी तो हम प्राकृतिक आपदा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब प्राकृतिक आपदा शब्द का इस्तेमाल जब नहीं करेंगे तो ये जो फंड है इसका बंदरबांट फिर कैसे करेंगे, ये समझना होगा। आप नेपाल और भारत के बीच के संबंधों को देखिए, बीच के दिनों में बहुत खटास आया। कारण ये है कि हम आज तक जो हमारे बांध हैं, जो भारत के हिस्से में है, भारत मरम्मत करना नहीं चाहता, नेपाल के हिस्से में नेपाल मरम्मत नहीं करना चाहता। बांध पर जोर पड़ता है, बांध टूटेगा ही। कोसी की त्रासदी आप सबको याद है, 40 से 50 लाख लोग बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, लोगों की खेत खलिहान में बंजर हो गए। हालात दरअसल रिपोर्ट के माध्यम से नहीं नापी जा सकती या आंकी जा सकती है। दरअसल सरकार गंभीर नहीं होना चाहती है, इस बात को आप समझिए। एक रिपोर्ट की माने तो पेड़ों के बेलगाम कटाई, अंधाधुंध खनन और प्राकृतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में रिहायशी इमारतों के निर्माण से ही हर साल नदियों में बाढ़ आता है। पर्यावरण समितियों ने राज्य सरकारों को इसके लिए कई बार रिपोर्ट भेजी, लेकिन सरकारें इससे गंभीर नहीं लेती। देखिए, एक शब्द हम लोग पत्रकारिता में भी बहुत सुनते आए और उसका इस्तेमाल भी बहुत किया, और इस सब्जेक्ट पर हमने कई बार अपने टीवी चैनल पर डिबेट भी किया। मैं जब सहारा समय में था तो बिहार की एक समस्या बड़ी विकराल रूप लेती थी, बाढ़ हर साल। ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द और ग्लेशियर, इन दोनों को समझिए। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की एक चेतावनी है, और ग्लेशियर का पिघलना, जो पहाड़ है बर्फ का, उसका पिघलना प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में, ये बताता है कि हमारा एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस किसने किया? तो इम्बैलेंस मानव जाति ने किया है, ये सब जानते हैं। मानव जाति को समय समय पर पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बार बार बड़े बड़े एजेंडे चलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप जब गौर से बताइए कितनी गंभीरता है हम में और आप में इस बात को लेके, जो सरकार में ये गंभीरता दिखेगी। मैं हर जगह सरकार को दोष भी दूँ, ये भी गलत नहीं है। मैं एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, उनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि कैसे संभव है कि हम नदियों को बचा लें, कैसे संभव है कि हम कटान को रोक लें, कैसे संभव है कि खेत खलिहान में जो सिल्ट पहुंच चुका, बंजर हो चुकी ज़मीनें, उनको फिर से हम उर्वरक बना लें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको खुद जागरूक होना होगा, तब जाके जागरूकता बढ़ानी होगी। और हम जिस चीज़ को संजोने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको संजोने की जिम्मेदारी सरकार की है। दरअसल अब प्रकृति हमसे नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि हमने इतना ही उसका अहित कर दिया है कि उस समय समय पर बदला लेगी। और आज आप प्राकृतिक आपदा के नाम पर बहुत सारी आपदाओं का जिक्र होता रहता है, ये सब हमसे बदला ही लिया जा रहा है। और हम अब भी नहीं सुधरे, अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं समझे, तो ये पर्यावरण जो हमारे लिए एक जीवन रक्षक बन के आई है, वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। मैं एक बहुत छोटा सा एक लाइन जिक्र कर रहा हूँ आपको। हाल के दिनों में, आज से 6 महीना पहले, अमेज़न के जंगल में, जिसका लंबाई चौड़ाई 3000 किलोमीटर का है, उसमें आग लग गई या लगा दी गई। रिपोर्ट आई कि वो धरती को 60% ऑक्सीजन देता है। अब आप बताइए, उस जंगल से क्या लेना देना था आपको? वो तो हमारे फ़ायदे के लिए था। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है
कि उसमें आग इसलिए लगाया गया ताकि वहाँ इन्वेस्ट किया जा सके, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जंगल पर राज किया जा सके। पेड़ कटेंगे, आग लगाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जीव जंतु मारे जाएंगे, नुकसान होगा। ये सब डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो आप ज़रा इस चक्र को समझिएगा तो आपको लगेगा कि खुद के फ़ायदे के लिए खुद का ही नुकसान हम कर रहे हैं। बाढ़ भी उसी से उत्पन्न हुआ एक परिस्थिति है जिसको समय रहते हमको और आपको और इन सरकारों को समझना होगा, वरना प्रत्येक वर्ष करोड़ों का नुकसान होगा और हमारा और आपका पैसा जो फंड किया गया है सरकार के पास, चाहे टैक्स के नाम पर, वो सब बंदरबांट होगा और सरकारें उस पर राज करेंगी। हमें और आपको कुछ नहीं मिलना है। मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि आज हमारे पास बाढ़ से बचने के लिए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए साधन मौजूद हैं। कई योजनाएं भी मौजूद हैं। योजनाएं दीर्घकालीन हैं पर कारगर हैं। तो आज जरूरत है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, मुनाफाखोरों के ऊपर लगाम लगाएं। ऐसे करके ही हम भविष्य में बाढ़ से बच सकते हैं। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए खास मुलाकात विद RKM। नमस्कार।